गुड मॉर्निंग दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेयोसिस पे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही खुशहाल होंगे, सकुशल होंगे और ईश्वर की दया से हमेशा आप खुशहाल रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और साथ ही साथ बढ़ते भी रहें। तो चलिए देखते हैं मेयोसिस मीन्स अर्धसूत्रीय विभाजन होता क्या है। देखिए, अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में जैसा नाम से ही क्लियर है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। मीन्स जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो आधी रह जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता कैसे है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इसमें सिंगल सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, मीन्स जर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं हम। चलिए देखते हैं। देखिए, मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन ये मियोसिस जो हमारा होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक तो मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट जो होगा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और मियोसिस सेकंड से माइटोसिस सा होता है। इसमें जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे कोई सेल होती है और ये डिवाइड होती है, मतलब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सपोज दैट इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे हैप्लॉयड हो जाता है। मीन्स ये आपका हैप्लॉयड हो जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अब फिर अगेन जब मियोसिस सेकंड का प्रोसेस होगा तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि इनसे भी दो दो सेल्स बनेंगे, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम पेरेंटल रहेगा, मतलब कि जो डॉटर सेल्स बनेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा। इसको हम मियोसिस सेकंड बोलेंगे, मियोसिस सेकंड बोल सकते हैं। या फिर ये माइटोसिस की तरह ही होता है, इसलिए इसको माइटोसिस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें 4 फेजेस पाए जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जिस तरह से माइटोसिस में होता था, सेम वैसे ही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट एक लंबा स्टेप होता है, लंबा प्रोसेस होता है। इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इनसे होकर गुजरना पड़ता है सेल्स को। उसके बाद फिर ये मेटाफेज में इंटर करते हैं, फिर एनाफेज में और फिर टेलोफेज में इंटर करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि पहली बात तो ये है कि इसकी स्टडी के लिए जो मटेरियल हमको चाहिए या जिस मटेरियल में बेस्ट स्टडी हम इसकी कर सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं इसको, वो होता है हमारा एंथर ऑफ ओनियन या फिर ट्रेडिस्केंसिया। एंथर ऑफ ट्रेडिस्केंसिया और एंथर ऑफ ओनियन, मतलब कि प्याज के परागकोश में हम इसका बेहतर ढंग से स्टडी कर सकते हैं। या ट्रेडिस्केंसिया के प्लांट का जो एंथर होता है उसमें हम इसकी स्टडी कर सकते हैं बढ़िया से। आप देखिए, मियोसिस जो होता है वो जर्मिनल सेल में होता है, या इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। और इसमें ये डिप्लॉयड होता है। और ये जो डिप्लॉयड सेल रहता है, मतलब जो जर्मिनल सेल हमारा है जिसमें मियोसिस हो रहा है, उसको हम मियोसाइड बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे में ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पिताजी में भी इतने रहे होंगे, पिताजी के पिताजी में भी इतने रहे होंगे, और पिताजी के पिताजी के पिताजी में भी, मतलब जितनी भी पीढ़ियां हमारी आई हैं पीछे से, उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डेफिनेट रहे हैं, मतलब कि निश्चित पीढ़ी दर पीढ़ी वही ट्रांसफर हो रहे हैं, निश्चित बनी रहती है। और इस विभाजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं जो होती है वो विकास के द्योतक मानी जाती हैं। मतलब कि अगर इस विभाजन में विभिन्नताएं उत्पन्न हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से विकास संभावित है, मतलब विकास की संभावना बनी रहती है। इसके बाद अब देखते हैं हम लेप्टोटेन स्टेज। लेप्टोटेन स्टेज में क्या होता है, जो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज का। प्रोफेज का फर्स्ट स्टेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब लेप्टोटेन स्टेज।
लेप्टोप्टेरिक स्टेज में होगा क्या, लेप्टोप्टेरिक स्टेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि केंद्रक कला जिसे बोलते हैं, और ये केंद्रिका है न्यूक्लियोलस। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैटरनल क्रोमोसोम और ये पैटर्नल क्रोमोसोम, दो टाइप के क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से मेल और फीमेल होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको दो टाइप के क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है, इस स्टेज में आप देखोगे कि क्रोमोसोम लंबे और धागेनुमा आपको नजर आएंगे, इनमें अट्रैक्शन कम होगा, मीन्स ये दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इसके साथ इसमें आप देखोगे कि ये मोनोवेलेंट भी रहते हैं, मतलब कि एकल संयोजी ये दोनों आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, मिले नहीं रहते हैं, इसलिए इनको मोनोवेलेंट बोलते हैं। आगे देखिए क्रोमोसोम्स बीडेड होते हैं। बीडेड का मतलब होता है कि कड़िका में से हमारा मतलब है कि जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं तो इन पर जो होता है कि जैसे मोतियों की माला रहती है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो इसको हम बीडेड बोलते हैं। कड़िका में जो भी क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कड़िका में रहते हैं। इसके बाद गुणसूत्र एक सिरे की तरफ मुड़े होते हैं, जिसे हम बुकेट स्टेज बोलते हैं। बुकेट स्टेज से हमारा मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा गुलदस्ता प्रावस्था इसको बोलते हैं, इससे गुलदस्ता रहता है और इसमें फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, एक साइड में मतलब ये मुड़े हुए होंगे, तो इस तरह से एक गुलदस्ते जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसको बुकेट स्टेज भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, मतलब ये जो न्यूक्लियस हमारा है ये इंक्रीज होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो लेप्टोप्टेरिक स्टेज की ये प्रोसेस थी। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जाइगोटिन स्टेज पे। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जाइगोटिन स्टेज का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और ये क्रोमोसोम्स जो है वो बाइवेलेंट आपको दिखेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जाइगोटिन में होगा गुणसूत्रों के मध्य अट्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब कि आकर्षण जो होगा वो धीरे धीरे कम होने की कोशिश करेगा। इसमें धीरे धीरे आकर्षण जो है बढ़ता है और उसके बाद फिर गुणसूत्र छोटे मोटे एवं स्पष्ट हो जाते हैं, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो धीरे धीरे छोटे मोटे और स्पष्ट होने लगते हैं। और दो समजात गुणसूत्र जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, इनके मध्य पेयरिंग होती है जिसे सिनेप्सिस बोलते हैं। ये यहाँ पे आकर्षण जो है बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। आकर्षण अट्रैक्शन जो होगा दो क्रोमोसोम्स में वो बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और क्रोमोसोम्स जो होंगे वो छोटे मोटे और स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटे हैं और धीरे धीरे इनमें जो वाल इनके वो थिक होती चली जा रही है और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। फिर है दो समजात क्रोमोसोम जीपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। जीपर लाइक मतलब जैसे आप चेन बंद करते हो और चेन बंद करने के बाद दोनों सिरे जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, बस वैसे ही यहाँ पे जीपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाएंगे और फिर इनके मध्य जो है वो पेयरिंग होती है। तो जब पेयरिंग होगी तो इसको हम बोलेंगे सिनेप्सिस। मीन्स जब क्रोमोसोम्स में बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, अगर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच पेयरिंग हो रही है तो उसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे फिर ये बाइवेलेंट हो जाएंगे। बाइवेलेंट का मतलब द्विसंयोजी हो जाएंगे और दो समजात क्रोमोसोम्स के बीच एक अवकाश, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ खाली जगह दिखेगा, इस खाली जगह को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब कि ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, इसमें डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, यूबीक्यूटिन प्रोटीन होता है और डीएनए, इन्हीं दोनों की वजह से इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी सी गैप दिखेगी, मतलब दो क्रोमोसोम्स के बीच थोड़ी सी गैप दिखेगी और उस गैप को हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब इनकी पेयरिंग होती है तो उसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। वो पेयरिंग जो होती है वो जीपर लाइक फैशन में होती है। बस यही सब आपको ध्यान देना है। तो हमने मियोसिस के बारे में जान लिया, लेप्टोटीन के बारे में जान लिया, जाइगोटीन के बारे में जान लिया। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए मियोसिस जो होता है, मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मियोसिस जो हमारा होता है वो मियोसिस हमारा
दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तुरंत ही हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस सेकंड में जो हाफ हुए क्रोमोसोम्स रहते हैं वो जैसे के तैसे बने रहते हैं। अब ये मियोसिस फर्स्ट हमारा जो है 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और प्रोफेज फर्स्ट जो हमारा है वो लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पैकेडीन, डिप्लोडीन एंड डाइगोनेसिस में कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मियोसिस जो हमारा है वो जर्मिनल सेल में होता है, मीन्स ये डिप्लॉयड होते हैं। और इन जर्मिनल सेल में जिनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है उसे हम मियोसाइट्स बोलते हैं, मियोसाइट्स। बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ मियोसिस देयर इज एंथर ऑफ ओनियन, मतलब कि प्याज का जो परागकोश है वो स्टडी के लिए बेटर होता है। और ट्रेडिस्केंसिया का भी परागकोश हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्याज तो अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, उसकी सहायता से हम मतलब कि मियोसिस की स्टडी कर सकते हैं बाय द माइक्रोस्कोप। सॉरी। आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस में कह रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जितनी भी पीढ़ियां हैं सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मियोसिस के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पीढ़ी दर पीढ़ी डिफिनिट होती है। और इस विभाजन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और विभिन्नताओं से ही विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अब देखिए लेप्टोटीन स्टेज आ जाता है। हम प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा लेप्टोटीन स्टेज। इस लेप्टोटीन स्टेज में आप देखेंगे ये हमने एक न्यूक्लियस लिया है, और इस न्यूक्लियस में आप एक न्यूक्लियोलस देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख सकते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। मींस यहाँ पे 2 टाइप के क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेल और फीमेल होते हैं, सेम वैसे पैटर्नल एंड मैटरनल होते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो लंबे हैं, धागेनुमा हैं, इनमें अट्रैक्शन कम है। मतलब अट्रैक्शन अगर होता तो दोनों एक दूसरे के नजदीक जाने की कोशिश करते आकर्षण की वजह से, बट यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम है। और ये एकल संयोजी है, मतलब कि मोनोवेलेंट है। फिर ये क्रोमोसोम्स कैसे हैं, बेडेड हैं, मतलब कणिका में है, अभी मैंने आपको बताया। और गुणसूत्र एक सिरे की तरफ मुड़े हुए हैं। एक सिरे की तरफ मुड़ने का मतलब कि ये बोकेट स्टेज, मतलब गुलदस्ता प्रावस्था हम बोल सकते हैं। जैसे गुलदस्ते में फूल जो होते हैं ऐसे ही फैले हुए रहते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, फिर जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं अंदर, उनके बीच अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इस वजह से क्या होगा कि ये काफी नजदीक आ जाएंगे। और जब नजदीक आएंगे तो इनमें थोड़ा सा तनाव होगा, थोड़ा सा खिंचाव होगा, और ये छोटे मोटे और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। और जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मींस एक मैटरनल एक पैटर्नल दोनों जब साथ में आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, और इसे हम सिनेप्सिस बोलेंगे। मतलब जिपर लाइक फैशन में जब आते हैं, मतलब जो चेन बंद करते हैं सेम वैसे, तो इनके मध्य जो पेयरिंग होगी उसे हम सिनेप्सिस बोलेंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि जो गुणसूत्र हैं जब ये ज्यादा नजदीक आएंगे तो ये जो स्टेज होगा इनका, ये बाइवेलेंट कहलाएगा, बाइवेलेंट स्टेज कहलाएगा, मतलब कि द्विसंयोजी अवस्था कहलाएगी। और 2 समजात क्रोमोसोम्स के बीच, मतलब जो ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच जो खाली स्पेस आपको नजर आएगा, वो जो खाली स्पेस होता है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें प्रोटीन जो होती है वो क्यूटिन प्रोटीन होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज जाना मियोसिस के बारे में, और मियोसिस के प्रोफेज स्टेज के बारे में, और प्रोफेज स्टेज के लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन के बारे में। बाकी जो हमारा पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस बच रहा है प्रोफेज का, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।